रंग गए सारे भगवा रंग में, देश का भाग्य जगा है। विजय तिलक फिर धर्म सनातन के माथे पे लगा है। उत्सव मनाए मंगल गाए, राघव जी के नाम का बना मंदिर बड़ा प्यारा। राम जी से राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। उजाला.com में आपका स्वागत है। आज हम भोजपुरी और राम भजन गायिका अनन्या सिंह के साथ हैं। अनन्या सिंह जी, आपका बुलंदशहर में बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी पिछले दिनों आपके कई गाने हमने सुने। एक राम मंदिर को लेके आपने भजन गाया, वो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ, उसको मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। तो कब से आप संगीत की दुनिया में मतलब आए हैं? देखा जाए बेसिकली तो संगीत की दुनिया में तो मैं बहुत पहले आ गई थी, जब मैं अपने एकेडमिक्स के दिनों में थी, क्लास 9-10 के समय में। लेकिन अच्छे से कहा जाए तो अगर उस टाइम पढ़ाई शुरू की थी मैंने संगीत की, लेकिन अगर ढंग से कहा जाए तो कोविड के बाद से जो शुरुआत हुई ना, वो एक बेहतरीन शुरुआत थी मेरे लिए संगीत के क्षेत्र में। जी, पहला गाना कौन सा था आपका जो हिट रहा हो, जिससे आपको प्रसिद्धि मिली हो? गाने तो दरअसल मैंने हमेशा से ना अपने लोक संस्कृति के लिए बहुत सारे काम किए हैं, और सरकार की तरफ से मुझे पूरे देश में भेजा जाता है हमारी भोजपुरी अवधी लोक संगीत, लोक संस्कृति को संरक्षित करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ मैंने पढ़ाई क्लासिकल म्यूज़िक से की है, और भोजपुरी लोकगीतों में भी बहुत सारे गाने हैं जो हमारे लोकगीत हैं, जो बहुत अच्छे गए हैं, वायरल गए हैं। उसमें मैंने अपने अंदाज में रेलिया बैरन भी गाया है, अमुआ महुआ के झूमे डरिया भी गाया है। लेकिन अच्छे से देखा जाए तो राम मंदिर के समय में जब एक गीत मेरा आया था, जो कि राम भजन, प्रभु श्री राम जी का एक बहुत ही सुंदर सा भजन था, वो मुख्यमंत्री जी के समक्ष लॉन्च हुआ। 2 लाइन इसकी सुनाइएगा। जरूर जरूर सुनाती हूँ। रंग गए सारे भगवा रंग में, देश का भाग्य जगा है। विजय तिलक फिर धर्म सनातन के माथे पे लगा है। उत्सव मनाए मंगल गाए, राघव जी के नाम का बना मंदिर बड़ा प्यारा। हाँ, हमारे राजा राम का स्वर्ग जैसा है नजारा। अयोध्या धाम का। तो अनन्या जी, जैसे आपके परिवार में कोई संगीत में नहीं था, तो कैसे मतलब आप संगीत की तरफ रुचि आई आपकी, और कैसे यहाँ तक पहुँचे? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि अगर परिवार में संगीत है तो ही हम संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। दरअसल बहुत छोटी थी जब मैं, तब से ही मुझे हमेशा से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है। चाहे वो सिंगिंग हो, डांसिंग हो, एक्टिंग हो, एंकरिंग हो, या कुछ भी ऐसा। स्कूल मल्टी स्कूल कॉम्पिटिशन्स में मैंने बचपन से ही भाग लिया हर कॉम्पिटिशन में, और अपने स्कूल को विजय बनाया, तो जिससे मुझे पहचान मिलना शुरू हो गई। मैंने गेम्स में भी थी, मैं स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल प्लेयर भी रही हूँ, और मेरी पेंटिंग को लेकर भी मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने कई कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। तो इंटरेस्ट बचपन से ही ना हर तरफ था, मतलब वो मल्टी डायरेक्शनल था। लेकिन एक वक्त पे जब मैंने गीत गाना शुरू किया तो ऐसा लगा कि ये करके मुझे अच्छा लग रहा है, तो यहाँ से शुरुआत हो गई। और घर में ऐसे थोड़ा बहुत मेरे दादाजी, पापा जी, मेरी मम्मी, दादी, बुआ, सब लोग थोड़ा बहुत गुनगुनाते थे। किसी ने प्रोफेशनली संगीत में, इस क्षेत्र में एंट्री नहीं की थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये जीन्स थे उनके, जेनेटिक भी होता है, बहुत कुछ जेनेटिक होता है, तो उनके जीन्स थे जो मेरे अंदर आए, और मैंने इसको अपना प्रोफेशन। जैसे मम्मी ने आपकी प्रभाकर किया है जी, लेकिन जो आपके फादर हैं वो नहीं चाहते कि आप मंच पर आएं और इस तरीके से गाने गाएं। उन्होंने कहा कि ठाकुर हैं, और ठाकुर की बेटी अगर मंच पर गाना गाएगी, तो उसको किस नज़रिए से आपने उन्होंने उनकी इस बात को जो डांटते थे, वो ये करते थे, उसको कैसे मतलब झेला, और फिर कैसे यहाँ तक आ पाए?
ये सफ़र वैसे बहुत आसान तो नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस सफ़र की गाथा मैं कभी बहुत अच्छे से भी सुनाऊँगी, ताकि हर एक वो बच्चा इस चीज़ से इंस्पायर हो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप कुछ भी कर सकते हैं। बेशक मेरे पिताजी ने जो किया वो अपनी जगह सही थे। मेरे हिसाब से वो सही नहीं थे, पर वो अपनी जगह सही थे, क्योंकि कोई भी बाप आज के समय में, कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा किसी भी तरह की विडंबना झेले, बाहर जाए, उसको उसका शोषण हो या किसी भी तरह की चीज़ें वो फेस करे। हर पिता जो है वो थोड़ा इनसिक्योर होता है अपनी बच्चियों को लेके। और जब बात राजपूत घराने की आती है तो बहुत सारी धारणाएँ हैं जो राजपूत घराने की चली आ रही हैं कि हम राजा महाराजा हुआ करते थे, हम तो लोगों को गवाते थे, नचाते थे, तो हम कैसे गा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं रही हैं, लेकिन हमेशा वक्त के साथ चीज़ें बहुत कुछ बदलती हैं। और हम यहाँ कला की बात कर रहे हैं। आप उसी भगवान शिव को पूजते हैं जो डमरू बजा के नाचते थे, जो नाचते हैं, उनकी हम बहुत सारी गाथाएं गाते हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, माँ सरस्वती वीणा लेकर बैठी हैं। तो अगर हम उनकी पूजा कर रहे हैं तो हम कला की पूजा कर रहे हैं। हम यहाँ जाति धर्म को अगर किनारे करें तो कला एक पूजा है, एक साधना है। तो इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप इस जाति और समाज की ऐसी बहुत सारी कुरीतियों चीज़ों से बहुत ऊपर अच्छा, उठ जाएं। ऐसे ऐसे क्यों हुआ कि दादा चाहते थे कि आप जो है गायकी में आए, गाएं, और पिताजी नहीं चाहते थे, दादा तो और ओल्ड थे। जी। तो ये कैसे मत दोनों के बीच में सामंजस्य आपने जो है। ओल्ड जैसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि आपकी सोच क्या है। मेरे दादाजी की जो सोच थी वो कला के प्रति बहुत समर्पित इंसान थे। वो खुद भी बहुत ही सुरीला गाते थे, और मैंने पहला गीत जो सीखा था वो अपने दादाजी से ही सीखा था। वो ऐसे एक गीत गाते थे जब कारगिल का युद्ध चल रहा था। उस वक्त उनको एक टास्क दिया गया था, चूँकि वो रोडवेज़ में अधिकारी थे, तो उनको ऑफिस से टास्क मिला था कि अगले दिन उन्हें एक गीत की प्रस्तुति देनी थी। तो उन्होंने वो गीत रातों रात लिख के उसको कंपोज किया था। वही पहला गीत था मेरे जीवन का जो मैंने पहला गीत सुना और सीखा। उसके बाद से मुझे लगा कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है गा के, और उन्होंने मुझे हमेशा अप्रिशिएट किया। तो सबकी सोच की बात है। मेरे पिताजी की सोच थोड़ी डिफर थी, दादाजी की सोच थोड़ी डिफर थी। तो इसको हम किसी भी तरह से जोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। तो कुछ फिल्मों में भी आपके सुन रहा हूँ, फिल्मों में भी गाने आपके आ रहे हैं, कुछ गाने आपने गाए हैं। जी, बहुत सारे गीत अभी हम लाइन अप कर रखे हैं, और उम्मीद है कि इस साल और अगले साल तक बहुत तो क्या ये सारी बताएंगे चीज़ें। कौन सी फिल्मों में अपने गाने आएंगे, या मतलब गीत गोपनीय है? बहुत गोपनीय ही होता है। बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनका नाम का जिक्र भी नहीं कर सकते, क्योंकि पहले गाने बनते हैं, जी, उसके जी। बाद फिल्मों का चयन होता है और फिल्म के नाम बाद में डिसाइड होते जी, हैं। जी। तो उम्मीद है कि अगले साल तक बहुत सारे गीत तो आ लोक जाएंगे। संस्कृति की आप बात करती हैं, जी। तो कोई एक दो भजन उस पर जो आपके प्रसिद्ध भजन हो, जिनके लिए आप जानी जाती हो, जी, तो उसकी एक दो लाइनें। बिल्कुल। लोक संगीत का मतलब ही है लोक से लेकर लोक को, यानी कि वो ऐसे लोकगीत जो पहले से लोक में हैं और हम उनको दोबारा से लेकर आ रहे हैं। और मेरा जो मेन मोटिव है वो ये है कि आज का जो यूथ है वो हमारे उन लोकगीतों को सुने। क्योंकि बहुत सारे आज के जो बच्चे हैं वो ढोल मजीरा सुनना नहीं चाहते, वो आज का वो डीजे चाहते हैं, वो बेस चाहते हैं, उनको लगता है कि वही गीत होता है। तो हमने बस ये इम्प्रोवाइज किया है कि हमने हमारे लोकगीतों को उठाया है और वेस्टर्न और इंडियन दोनों म्यूजिक को उठाया है, दोनों को कोलैब करके हमने बहुत सारे गीत बनाए हैं। आपको मैं कुछ लिंक्स दूंगी, आप यूट्यूब के माध्यम से उसको भी दे सकते हैं और लोगों को सुना सकते हैं। तो हैं सारे लोकगीत, लेकिन म्यूजिक जब वेस्टर्न आता है तो वो आज के यूथ को सुनने के लिए उन्हें अच्छा लगता है, वो सुनते हैं। तो उस श्रृंखला में बहुत सारे गीत हैं। एक राम जी का बहुत ही मिथिला में गाया जाता है, बहुत ही प्यारा गारी है, मैं वो सुनाती हूँ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे, जनकपुर की नारी बता द बबुआ, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। अरे ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी। बूढ़ा बाबा से संदर्भ है राम जी के जो गुरु जी थे, जो अगुआ थे, जिन्होंने शादी फिक्स की थी। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दाढ़ी, अरे देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर थारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ, लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। बहुत सुंदर। क्या लता जी के साथ भी आपने कुछ
गाने गाए हैं? लता जी के साथ मैंने गाया नहीं है, पर मैं उनको माँ मानती हूँ अपनी, और मेरा सपना था कि मैं उनके साथ बैठ के उनके घर में कुछ गीत गुनगुना सकूं, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई और मेरा ये सपना टूट गया। लेकिन फिर भी मैं आज भी उनके उन गीतों को जीती हूँ, और मैं किसी भी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम किन किन्हीं बातों से परेशान होते हैं, और उस वक्त अगर लता जी का कोई गाना लगा दिया जाए मेरे आसपास तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, मैं उस गाने में इतना लीन हो जाती हूँ। तो ये मेरा और उनका एक कनेक्शन है जिसको मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकती, मैं बिल्कुल आपको ऐसे नहीं बता सकती कि वो क्या रिलेशन है, लेकिन आप इतना समझ सकते हैं कि मैं उनको अपनी माँ मानती हूँ। आगे क्या तैयारी है अनन्या जी, क्या मतलब चल रहा है नया? आगे बहुत सारी संगीत। तैयारियां हैं संगीत के क्षेत्र में, क्योंकि सिर्फ खुद आगे बढ़ना ही मेरा मोटिव नहीं है, मैं बहुत सारे लोगों के लिए भी, उन बच्चों के लिए भी बहुत सारे काम करना चाहती हूँ जो किसी ना किसी कारणवश संगीत के एक क्षेत्र सवाल में इसी ना में आ पाए। आपका कि गरीब बच्चों को, मैंने सुना है कि गरीब बच्चों के लिए आप काम कर रही हैं, जो जी। संगीत के क्षेत्र में आगे जी, लाया जाए, जी। जो बच्चे निर्धन हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके परिवार उनको जी। मतलब वो करना चाहते हैं, बच्चे लेके नहीं आते, उनको बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, उनको आगे लेके आ रही हैं, तो वो क्या किस तरीके से कर रही हैं? क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुझे वो मैं वंचित रह गई बहुत सारी चीज़ों से अपने शुरुआती दौर में, क्योंकि आज के समय में भी आप कहीं सीखने जाएंगे संगीत तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको इतनी फीस तत्काल भरनी है तो आप ये सीख पाएंगे, ये कर पाएंगे। इस वजह से बहुत सारे माता पिता पीछे हट जाते हैं कि वैसे भी इसमें क्या ही फ्यूचर है, कौन सी नौकरी मिलनी है, ये होना है, तो लोग पीछे हट जाते हैं। पर लोगों को इन सारी चीज़ों से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है कि आज के समय में हर क्षेत्र में आप किसी भी लेवल पर जा सकते हैं। और मैं रामराग लोक संस्कृति संस्थान जो कि मेरे द्वारा बनाया हुआ, मैं उसकी अध्यक्ष हूँ, और उसके अंतर्गत ग्रेटर नोएडा में मेरा संस्थान है, और वहाँ पर मैं अभी करीब 150-200 बच्चे हैं जिनको हम फ्री में शिक्षा देते हैं, फ्री में डिग्री देते हैं संगीत डिप्लोमा की। तो हमारी पूरी कोशिश है, हमारा पूरा प्रयास है कि वो सारे बच्चे जो किसी भी कारणवश वंचित रह जा रहे हैं संगीत की शिक्षा पाने से, उनको संगीत की शिक्षा दें, और भी उनके लिए स्टेजेस भी प्रोवाइड करते हैं ताकि सिर्फ शिक्षा तक ही ना बात रह जाए, उनके माता पिता को ये लगे भी कि कम से कम बच्चा सीख रहा है तो उसे आगे बहुत सारी उपलब्धियां भी हासिल हो सकती हैं, तो हम उसे स्टेज भी देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी। अनन्या जी ने सभी बातों का बहुत अच्छे से जवाब दिया। मैं राहुल सक्सेना, बुलंदशहर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।